तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंट मास। ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में नहीं है, यानी 11th वालों को ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है। और अब आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आते हैं ना कंपटीशन, वो यहीं से आते हैं। रिएक्शन बैलेंसिंग तो कोई भी कर लेगा, कंपटीशन में एग्जामिनर को पता है ना ये बात कि भैया रिएक्शन बैलेंसिंग तो कोई भी कर लेगा, इसको करके दिखाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट मास। क्या होता है इक्विवेलेंट मास? तो देखो, कोई भी एलिमेंट का वो मास जो डिस्प्लेस कर सके 1 ग्राम हाइड्रोजन को, जो डिस्प्लेस कर सके 1 ग्राम हाइड्रोजन को, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन, या 35.5 ग्राम क्लोरीन, या फिर 80 ग्राम ब्रोमीन, या फिर 108 ग्राम सिल्वर। कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, फिर देखेंगे कि इक्विवेलेंट मास को कैसे निकाला जाता है। तो देखो क्या है अपना एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैग्नीशियम मेटल है, इसको रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ और बना लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लास 10 में पढ़ा था ना, मैग्नीशियम रिबन है, उसको सैंड पेपर से रब कर रहे हो। क्यों कर रहे थे? क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा था और क्या बन रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन रही थी। अब ध्यान से देखो, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन 2 है तो 2 MgO और मैग्नीशियम भी कितने आ गए? 2 आ गए, है ना। अब मास निकालो। देखो मैग्नीशियम का मास कितना है? 48 ग्राम, क्योंकि एक मैग्नीशियम 24, तो 2 मैग्नीशियम 48। देखो ऑक्सीजन का मास कितना है बेटा? 32 ग्राम। इसका मतलब 32 ग्राम O2 यानी ऑक्सीजन जो है वो डिस्प्लेस करेगा किसको? हाँ, डिस्प्लेस 48 ग्राम मैग्नीशियम को। लेकिन भाई हम तो किसकी बात कर रहे हैं? इक्विवेलेंट मास की। तो इक्विवेलेंट मास किसके रिस्पेक्ट में है? या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन है? 8 ग्राम ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन है तो इक्विवेलेंट मास किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे? ऑक्सीजन। इन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सिल्वर, इनके रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट मास क्यों निकालते हैं? क्योंकि ज्यादातर कंपाउंड्स इनके ही बनते हैं। बोलो क्लियर है? तो चलो देखो, 32 ग्राम ऑक्सीजन से कितना मैग्नीशियम डिस्प्लेस हो रहा है? 48। इक्विवेलेंट मास के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन लोगे? 8 ग्राम। तो देखो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना डिस्प्लेस करेगा? 48 अपॉन 32 इंटू 8। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। इसका मतलब 12 ग्राम मैग्नीशियम। इसका मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो डिस्प्लेस करता है 12 ग्राम मैग्नीशियम को। दैट मीन्स इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम इज 12 ग्राम। तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास कितना है? 12 ग्राम है। बोलो ये बात क्लियर हुई? सबको क्लियर है? कोई डाउट? अब इस चीज को समझो कि बार बार इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए हम इतना सारा प्रोसेस नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जब आप कंपटीशन में बैठोगे, क्या आपका इतना टाइम है कि आप इतना निकालो? नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया? फिर इक्विवेलेंट मास के फॉर्मूले बनाए गए। तो अब उनको देखते हैं ना कि फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम पढ़ रहे हैं फॉर सिंपल आयंस। किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल आयंस की बात कर रहे हैं, या सिंपल सॉल्ट्स आप बोल सकते हो। जैसे यहां तो मैग्नीशियम मेटल था, तो आप सिंपल आयन से सिंपल एलिमेंट लिख लो। जब भी आप किसी भी सिंपल एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालोगे तो आपके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन चार्ज। कई बार हम लोग चार्ज को वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंसी फैक्टर। तो या तो चार्ज बोल दो या फिर और वैलेंसी फैक्टर, है ना। अब कैसे? देखो एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर। मैग्नीशियम का ही एग्जांपल लेते हैं। हमसे बोला कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम।
तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा? देखो मैग्नीशियम का मोलर मास 24 होता है और मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है? हमेशा 2 पॉजिटिव होता है। आपको पता है ना मैग्नीशियम हमेशा क्या बनाता है? मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो कितना हो गया? अपॉन 2, यानी कितना आ गया? 12 ग्राम। दैट मीन्स इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम इज 12 ग्राम। बोलो देखो यहाँ पे भी कितना आया? 12 ग्राम आया। तो इतना बड़ा करना जरूरी है क्या? इतने जब छोटे से हो सकता है तो छोटा सा कर देंगे उसको। एक और देखो एग्जांपल, मैंने बोला इक्विवेलेंट मास निकालो आप एल्यूमिनियम का, तो बोलो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? Al कितना बनाता है? Al से हाँ Al 3 पॉजिटिव। ये पता होना चाहिए कि कितना चार्ज होता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा भाई, है ना। अब देखो एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? 27 अपॉन कितना चार्ज? 3। बोलो 3 9 जा 27। दैट मीन्स इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 9 ग्राम। ठीक है, और निकाले कॉपर निकाल लेते हैं। जब हम कॉपर की बात करेंगे, अब यार देखो कॉपर जो है ना वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो अब एग्जामिनर आपको वहां पर देगा गिवन, ऐसे बोलेगा कि या तो भैया CuCl है, या तो CuCl है, या CuCl2 है। अगर CuCl है तो क्लोरीन -1 तो कॉपर पे, CuCl2 है तो कॉपर पे। तो अगर CuCl है, या ऐसे भी दे सकते हैं ना, देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब बोलो इक्विवेलेंट कितना होगा चार्ज? +2। पता चल रहा है? तो जो अब क्या होगा ना, एग्जामिनर आपको सॉल्ट देगा, उस सॉल्ट से आप चार्ज निकालोगे। जैसे AlCl3 दे दिया तो एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव, तो आप यहां से पहचान सकते हो। तो अगर एग्जामिनर ने मेरे को दिया है CuCl2 में, CuCl2 में इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो कॉपर का मास कितना होता है? 63.5। और क्लोरीन पे कितना चार्ज होगा CuCl2 में? कॉपर पे चार्ज +2, 2 हो गया, निकल जाएगा। 31.75 कितना आया? 31.75 ग्राम। अगर एग्जामिनर CuCl में बोलता तो कितना होता? 63.5 अपॉन 1, यानी कितना होता? 63.5। बोलो क्लियर है? तो अगर सॉल्ट दिए तो निकाल लोगे, सिर्फ क्या देखना है? चार्ज। तो इसको निकालो, देन एसिड और बेस देखते हैं, और साथ में फिर हम लोग रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे, है ना। तो फटाफट से नोट कर लो। चलो देखो अब बात करते हैं किसके बारे में। सबसे पहले हमने सिंपल एलिमेंट्स की बात की, जहां पे हम लोग आयंस की बात कर रहे थे कि भैया आयन है तो कैसे निकलेगा। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? फॉर एसिड एंड बेस। तो अब एसिड बेस देखते हैं। सॉल्ट के बारे में तो आप पहचान गए हो। देखो फॉर, यहीं पे हम बात कर रहे हैं सेकेंड, फॉर एसिड बेस एंड सॉल्ट। जो सिंपल मेटल्स थे वहां पे एसिड बेस सॉल्ट कवर हो गया, लेकिन मैं दोबारा बता दूंगा, है ना। अब देखो सबसे पहले यहां पर इक्विवेलेंट मास निकालने से पहले आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना, क्या निकालना पड़ेगा? वैलेंसी फैक्टर। अब अगर मैं फॉर एसिड बात करूं, फॉर एसिड, तो एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अगर एसिड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो देखो मोलर मास सबको पता है, सब निकाल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है निकालना? वैलेंसी फैक्टर। तो अब एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड, एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? एसिड के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो होगा बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड का मतलब एसिड कितने H पॉजिटिव आयन देकर के बेस बन सकता है। एसिड कितने H पॉजिटिव आयन देकर के, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड का मतलब एसिड कितने H पॉजिटिव आयंस देकर बेस बन सकता है ना, बेस बन सकता है। नहीं तो लोग बोलेंगे सर एसिड की तो एसिडिटी होनी चाहिए, आपने तो बोल दिया एसिड की बेसिसिटी। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या है कि कोई भी एसिड कितने H पॉजिटिव, जैसे मैंने बोला HCl, HCl जैसे H पॉजिटिव निकलेगा तो Cl नेगेटिव बचा, तो बेस ही तो होगा। अभी आपको पढ़ाऊंगा इक्विलिब्रियम में, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस,
लुईस एसिड, लुईस बेस, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, है ना। तो देखो बेसिटी ऑफ एन एसिड का मतलब एसिड कितने H पॉजिटिव आयन देकर बेस बन सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैंने बोला HCl, तो HCl कितने H पॉजिटिव आयन देकर के बेस बन सकता है। Cl नेगेटिव इज अ बेस, तो कितने H पॉजिटिव आयन देके दिया, एक। तो इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 1। अगर आप वैलेंसी फैक्टर निकाल लोगे तो भैया इक्विवेलेंट मास तो निकल ही जाएगा। बोलो क्लियर है, पक्का। एक और एग्जांपल, मैंने आपको बोला H2SO4, ये क्या बनाएगा, 2H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये भी कैसा है, बेस। जब बेस H पॉजिटिव, देखो एसिड क्या होंगे जो H पॉजिटिव दे, बेस क्या होंगे जो OH नेगेटिव दे, लेकिन एसिड वो भी होते हैं जो OH नेगेटिव लेते हैं, है ना। जैसे अभी बताऊंगा आपको, है ना, ऑर्थोबोरिक एसिड, याद आया, अभी बताऊंगा। सेम बेस कौन होंगे, जो OH दे, लेकिन जो H पॉजिटिव लेते हैं ना वो भी बेस होते हैं, जैसे NH3 अमोनिया। अभी बता रहा हूं, 2 मिनट दो मुझे बस। देखो ये बेस आ गया, बोलो वैलेंसी फैक्टर कितना, इक्वल टू 2। एक और एग्जांपल ले ले, देखो मैंने बोला HNO3, बोलो H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, ये भी कैसा पार्ट हो गया, बेस का पार्ट हो गया। बोलो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ, 1। याद क्या रखने हैं, याद रखना है एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6। अभी 7 भी याद रखना है, पहले ये 4th है आपका H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, है ना। देन H3PO3, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से आपको देगा, और H3PO2, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि अब आपको यहां पर हर जगह 3-3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो आप तो वैलेंसी फैक्टर कितना मानोगे, 3 मानोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखो H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाया, P डबल बॉन्ड हो, OH OH और OH। अब वैलेंसी फैक्टर जब बताते हैं कि कितने H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं, तो उसमें भी जो H पॉजिटिव आयन होते हैं ना बेटा, ये सारे ये होते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। तो हमेशा वैलेंसी फैक्टर किसकी हेल्प से बताओगे एसिड में, एसिडिक हाइड्रोजन की हेल्प से बताओगे। जितने एसिडिक हाइड्रोजन उतना वैलेंसी फैक्टर। अब क्या होते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, जो दोज हाइड्रोजन्स which are directly attached with फोन। आप नॉर्मली आपको फोन ही मिलेगा, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, उनसे अटैच हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा हो। तो नाइट्रोजन 3 होती है, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4.0। तो पता चला एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखो कितने एसिडिक हाइड्रोजन, 3। इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो गया, 3। तो यहां पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 3। तो H3PO4 में वैलेंसी फैक्टर 3 है। लेकिन जैसे ही मैं H3PO3 बनाऊंगा तो अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। P डबल बॉन्ड हो, OH OH और H। बोलो एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, कितने हैं, 2। तो कंफ्यूज हो तो ना कि सर आपने तो बोला कि H पॉजिटिव जितने देगा, H3PO3 2 ही H पॉजिटिव दे सकता है। कोई भी H पॉजिटिव आयन वो ही देगा जिसका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है फोन से। फ्लोरीन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन जुड़ा है, जिसका हाइड्रोजन मैंने बोल दिया CH4। क्या CH4 क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस CH3 नेगेटिव। बोलो बनाएगा क्या, बनाएगा ही नहीं, बना ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। इस बात को समझ पा रहे हो। तो ये ध्यान रखना है आपको कि एसिडिक हाइड्रोजन जो है वही एज अ H पॉजिटिव निकलता है, और कोई हाइड्रोजन H पॉजिटिव निकल ही नहीं सकता, फिर वो H नेगेटिव हाइड्राइड निकलेगा। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हाइड्राइड शिफ्ट, हाँ हाइड्राइड शिफ्ट। तो देखो वैलेंसी फैक्टर यहां कितना हो गया बेटा, वैलेंसी फैक्टर यहां पे हो गया 2। तो H3PO3 में वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 2। H3PO2
H3PO2 P डबल बॉन्ड हो, OH, H और H। बोलो कितना है वैलेंसी फैक्टर? एसिडिक हाइड्रोजन बोलो कितने हैं? देखो एक है बस, तो बोलो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ? वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू 1। बोलो समझ आया? अब इसकी ट्रिक याद रख सकते हो, बार बार कौन स्ट्रक्चर बनाएगा। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन माइनस, सिर्फ इसके लिए, लेकिन सब में मत लगा देना। नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, 4 - 1 3 है, 3, 3 - 1 2, 2 - 1, लेकिन जैसे फॉस्फोरस के एसिड्स के लिए, तो इसको गलत मत कर देना, है ना। चलो आगे बढ़े। देखो एक लास्ट एग्जांपल और देख ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। तो देखो ऑर्थोबोरिक एसिड इज नंबर 7 H3BO3, इसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होगा? BOH, OH और OH। बोले कितने एसिडिक हाइड्रोजन? तो वैलेंसी फैक्टर भी कितना? लेकिन नहीं होता 3, 3 नहीं होता। इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 1। कितना होता है? हाँ, तो ऑर्थोबोरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर होता है 1। क्यों? अब सर अब कैसे पहचानेंगे? सिर्फ एक ही एग्जांपल है जिसे वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। क्यों होता है? ये बेचारा इतना गया गुजरा एसिड है कि ये H पॉजिटिव आयन ही नहीं दे पाता। आई ड्रॉप्स देखिए, सिप्लॉक्स वगैरह की यूज करते हो, आंखों में डालते हो, उसका कंटेंट इंग्रेडिएंट पढ़ना, कंटेंट क्या है उसमें, कौन कौन से केमिकल है। तो वहां लिखा होगा ऑर्थोबोरिक एसिड। इतना कमजोर एसिड है कि आंखों में भी डाल सकते हैं। हमारी बॉडी का सबसे वीक या सॉफ्ट पार्ट कौन सा? आईज, पता ना, सेमी लिक्विड है या लिक्विड है बोल सकते हैं। आंखें लिक्विड है, सॉलिड नहीं है, तो उसमें भी सबसे सेंसिटिव पार्ट है, उसमें भी हम किसको डाल रहे हैं? ऑर्थोबोरिक एसिड। इतना कमजोर है। क्यों कमजोर है? H पॉजिटिव आयन नहीं दे सकता। क्यों H पॉजिटिव आयन नहीं दे सकता? क्योंकि खुद का ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है बोरोन के ऑक्टेट में? 6, 1 2 3 4। अरे भैया खुद का ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, खुद भिखारी बैठे, दूसरे को चवन्नी दे के आ रहे। होगा ऐसा? नहीं होगा ना। किसी देखा भिखारी किसी को भीख दे रहा है? नहीं होता ना। ठीक, कैसे दे देगा? तो ये क्या करेगा? अब जैसे इसको पानी में डालोगे ना, तो ये पानी से बोलेगा कि भाई पानी रे पानी, मुझे एक OH दे दे। पानी रे पानी, मुझे एक OH। क्योंकि बेस, क्योंकि एसिड कौन होते हैं? जो H पॉजिटिव दे या OH नेगेटिव ले। तो ये क्या बोलता है? भैया मैं OH नेगेटिव ले लेता हूं। पानी ने OH दिया और क्या बना? ये बना आपका BOH का होल 4 नेगेटिव। कितने OH लिए? एक OH लेने की वजह से वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। बोलो क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का नहीं है? फटाफट से नोट करो। देन हम लोग बेस और सॉल्ट देखते हैं, छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा। बेस और सॉल्ट को देख के फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो फटाफट से नोट कर लो। चलो तो आगे बढ़े बच्चों। देखो एसिड के लिए पढ़ लिया, बेस के लिए छोटा सा है भाई, और सॉल्ट भी देख लेते हैं यहीं पर, यानी बेस एंड सॉल्ट को भी यहीं पर खत्म कर देते हैं। देन फिर हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, है ना। तो देखो फॉर एसिड एंड बेस, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में अब की बार? फॉर बेस। बेस के लिए भी सेम, इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब सवाल आता है कि बेस का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालें? तो बेस है, बेस क्या देता है? OH नेगेटिव आयन। तो इसका मतलब अगर मैं वैलेंसी फैक्टर की बात करूं बेस के लिए, तो वो क्या होगा? एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ अ बेस। कि सर तो उल्टा पढ़ा रहे, बेस के लिए एसिडिटी बता दी और एसिड के लिए बेसिडिटी पढ़ा दिया ना। तो अब एसिडिटी ऑफ अ बेस भी क्या होगा? कि कितने बेस, हाँ कितने OH नेगेटिव देकर एसिड बन सकता है, एसिड बन सकता है। ठीक है। और कैसे निकालेंगे एसिडिटी ऑफ बेस? जितने उसमें OH नेगेटिव आयंस होंगे वही होगी उसकी
एसिडिटी यानी वैलेंसी फैक्टर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया NaOH, बोलो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, बोलो कितने OH दिए, तो वैलेंसी फैक्टर भी कितना हुआ, 1। KOH, कितने OH दिए, 1, तो बोलो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ, MgOH का होल ट्वाइस, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, बोलो कितने OH नेगेटिव दिए, तो वैलेंसी फैक्टर बोलो कितना हुआ, 2। AlOH का होल थ्राइस, तो Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव, बोलो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ। एक और लास्ट एग्जांपल NH3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बोलो NH3 कितने OH देगा। अब NH3 के पास तो OH है ही नहीं, जब NH3 के पास OH नहीं है तो OH तो देगा ही नहीं। तो हमने क्या बोला, बेस कौन होते हैं, जो OH नेगेटिव दे या फिर H पॉजिटिव को ले ले। तो NH3 क्या करता है, वो एक H पॉजिटिव को वाटर से, ये सब वाटर से ले रहे हैं, वहां पे H3 भी होती थी ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी वाटर से OH नेगेटिव ले रहा था, तो किससे लेते हैं लोग, वाटर से, और क्या बनाएगा NH4 पॉजिटिव। बोलो कितने H पॉजिटिव लिए, तो बोलो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ, 1। तो NH3 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 1। बोलो क्लियर है। चलो आ जाओ सॉल्ट, फॉर सॉल्ट, जब भी बच्चों हम सॉल्ट की बात करेंगे तो यहां पे जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो होगा किसके इक्वल, टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, इसके इक्वल होगा कौन, वैलेंसी फैक्टर। बोलो समझ आ रहा है। चलो देखो कैसे उसको देखते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, मेरे पास एक सॉल्ट है NaCl, अगर NaCl सॉल्ट है तो ये क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव प्लस, बोलो पॉजिटिव कितने, पॉजिटिव चार्ज कितना, 1, नेगेटिव कितना, तो वैलेंसी फैक्टर भी बोलो 1। एक और ले ले, देखो Al2SO4 का होल थ्राइस, ये आपको अभी मोल कॉन्सेप्ट में भी काम आएगा, जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना उसमें भी काम आएगा, साथ साथ क्लास 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यही यूज होगा, तो वहां पे बहुत जगह ये अब हेल्प करने वाला है आपको वैलेंसी फैक्टर, तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। Al2SO4 का होल थ्राइस है, तो देखो दो तो कौन आ गए, एल्यूमिनियम। अच्छा बोलो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज, प्लस, SO4 2 नेगेटिव, कितने SO4 है, 3। हमेशा याद रखो ये जो नीचे लिखे हुए हैं ना, इनको एक दूसरे के, अगर आप चार्ज आपको नहीं याद तो जो नीचे लिखे हुए हैं ना, जैसे 2 है तो 2 को इसके सिर पे बैठाओ और 3 को इसके सिर पे बैठा दो, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ। अब कंफ्यूजन क्या होगी, सर फिर पॉजिटिव किस में लिखें, तो भैया जो पहले लिखते हैं ना उसमें पॉजिटिव आता है, और जो बाद में लिखते हैं उसमें नेगेटिव आता है, या जो मेटल है उसमें पॉजिटिव, जो नॉन मेटल है उसमें नेगेटिव, तो वहां कंफ्यूज मत होना। अब देखो बोलो पॉजिटिव कितना, 2 3 जा, 3 मत देखना, 2 3 जा 6, नेगेटिव कितना, 3 2 जा, तो बोलो वैलेंसी फैक्टर कितना, 6। एक और देखें, मैंने बोला FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट डालते हैं डॉट 6H2O। क्या आप इसको जानते हो, क्या नाम है इसका, मोहर सॉल्ट। जब टाइट्रेशन करते हैं क्लास 11th और 12th में तो वहां पे मोहर सॉल्ट यूज होता है ना, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मोहर सॉल्ट। और क्या बोलते हैं, फेरस, आयरन आ गया ना, फेरस, आयरन पे 2 पॉजिटिव है इसलिए फेरस, NH3 को अमोनियम, फेरस अमोनियम, SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो और क्या नाम हो गया, फेरस अमोनियम सल्फेट। डाई सल्फेट नहीं बोलेंगे बेटा, सिर्फ क्या बोलेंगे, सल्फेट बोलेंगे। और 6 तो हेक्साहाइड्रेट। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं, सर ये फेरस अमोनियम सल्फेट नहीं है, ये तो अमोनियम फेरस है। दोनों बोल सकते हो भाई, फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोल सकते हो और अमोनियम फेरस सल्फेट भी बोल सकते हो। अभी कुछ दिनों पहले खुशियार ने यही बोला था, है ना, कि नहीं फेरस अमोनियम सल्फेट नहीं है, सर ने गलत बता दिया, वो तो अमोनियम फेरस सल्फेट है। तो दोनों होते हैं, याद रखना, ठीक है।
हाँ देखो, इस पे चार्ज निकालना है, अब इस पे कैसे चार्ज निकालोगे, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? देखो SO4 पे 2 नेगेटिव, तो Fe पे 2 पॉजिटिव, तो Fe तो आ गया बेटा 2 पॉजिटिव, प्लस SO4 पे 2 नेगेटिव, प्लस NH4 कितने 2। अच्छा NH4 पे हमेशा देखो कितना चार्ज होगा, कितना होगा, हमेशा +1 होगा, तो NH4 पे +1, प्लस SO4 पे 2 नेगेटिव। अच्छा वाटर इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 6H2O इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आप कभी भी आयोनाइज नहीं करोगे, याद रखना, इसको कभी भी आयोनाइज नहीं करोगे। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट में इसका वेट यूज करोगे, जब आप इक्विवेलेंट मास निकालोगे इसका, तो इधर लिखता हूं, इक्विवेलेंट मास निकालोगे तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर निकालोगे, तो मॉलिक्यूलर वेट में इस पूरे का वेट लोगे, यानी 6H2O भी इंक्लूड करोगे, तब आएगा 392। इसका मास निकालोगे ना वाटर को इंक्लूड करके, आएगा 392, और उसको यूज करना है क्योंकि पानी अलग से नहीं है, ये उसके अंदर एब्जॉर्ब है एज अ क्रिस्टल की फॉर्म में, ठीक है, इसको याद रखना बच्चों, नहीं तो गलती हो जाएगी। नाउ अब देखो पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, पॉजिटिव कितने, Fe पे 2 पॉजिटिव, 2 1 जा 2, तो कितने हो गए +4। अच्छा नेगेटिव बोलो कितने होंगे, 2 नेगेटिव और 2 नेगेटिव यानी -4, तो इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ 4। बोलो पता चला, बोलो निकाल लोगे क्या? वैलेंसी फैक्टर निकालना आसान है, निकाल सकते हो। तो ये था हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट का। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर, जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर केसेस देखेंगे, है ना, तो फटाफट से नोट कर लो।